हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिवुड। माई सेल्फ पूजा और मैं आप लोगों के लिए मंथली कंपाइलेशन सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, स्टेट एंड इंटरनेशनल न्यूज़। तो हमने पूरे जनवरी मंथ में जो भी स्टेट न्यूज़, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी एमओयू को साइन किया है, तो वो सारी चीज़ों को आज हमें कवर करना है। इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़, इंटरनेशनली जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको हमें देखना है। इसके अलावा कोई और कंट्री ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है या कोई नई पॉलिसी लॉन्च की है तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली आज के क्लास में हम 3 सेगमेंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहला सेगमेंट होगा फेस्टिवल्स। तो अलग अलग स्टेट में एंड गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे फेस्टिवल्स एंड फेयर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सबसे पहले हम फेस्टिवल्स को देखेंगे। फेस्टिवल्स के बाद हम बात करेंगे स्टेट न्यूज के ऊपर। मैंने यहाँ पर स्टेट न्यूज को ऊपर से नीचे, मतलब हमारे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक अरेंज किया है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर से लेकर केरला तक की न्यूज आपको सेग्रीगेटेड फॉर्म में मिलेंगी। जितनी भी स्कीम लॉन्च की गई हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट होगा आपका इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। किसी कंट्री के कोई प्रेसिडेंट बने हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, उनको हम देखेंगे। एंड फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज एंड समिट के बारे में, जैसे कि ब्रिक्स समिट हो गया या फिर आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो गई या आपका G77 समिट है, नाम समिट है। तो इनको आज हमें डिस्कस करना। तो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपको क्लियर हो गए होंगे कि आज हमें ये सारी बातें डिस्कस करनी है। क्लियर है? तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड में हमने कुछ रिवीजन क्वेश्चंस भी लिए हैं एंड क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अब ये न्यूज किसके लिए है, ये करंट अफेयर्स हम किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं? तो ऑल एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के नाम आप लोग जानते हैं उन सारे पेपर्स के लिए ये करंट अफेयर्स बेनिफिशियल होगा। चाहे वो एसएससी है, रेलवे, डिफेंस, एनडीए, सीयूईटी, स्टेट एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, सेबी, सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स है, क्योंकि सभी एग्जाम में स्टेट न्यूज एंड इंटरनेशनल न्यूज डेफिनेटली पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो इसलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने जनवरी कंपाइलेशन में 2 पार्ट्स कवर किए हैं, 3 पार्ट्स मैंने कवर कर लिए हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम को कवर किया था। इसके अलावा मैंने स्पोर्ट्स एंड हमारी नेशनल न्यूज को कवर करा है। एंड अपॉइंटमेंट, ओबिचुरीज, बुक्स, इन सबको भी मैंने कवर कर लिया है। तो 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये 4th नंबर का पार्ट है। तो 4th नंबर का पार्ट भी सारे एग्जाम्स के लिए है। फिर हम 5th नंबर के पार्ट पर आएंगे जहां पे हम इंडेक्स, रिपोर्ट, साइंस, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे। एंड फाइनली 6th नंबर का जो पार्ट आएगा उसमें हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस देखेंगे पूरे जनवरी मंथ की। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम फेस्टिवल से। मैं स्टार्टिंग में आपको क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ पे हमें काफ़ी सारी न्यूज़ कवर करनी है, फेस्टिवल, स्टेट न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़। इसलिए हम सारे न्यूज़ को शॉर्ट में देखेंगे, सारे की पॉइंट्स मैं बता दूंगी। ठीक है? क्योंकि आपका मंथली जो करंट अफेयर्स होता है वो आपके रिवीजन पर्पस के लिए होता है। अगर आप लोग का एग्जाम है, लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है, तो उसके लिए मंथली करंट अफेयर्स बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपके रिवीजन पर्पस के लिए। बट अगर बात करें डिटेल एनालिसिस के लिए, तो डिटेल एनालिसिस देखने के लिए आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं। मॉर्निंग 7 AM फॉर बैंकिंग एग्जाम एंड मॉर्निंग 8 AM फॉर एसएससी एग्जाम। क्लियर है? तो आइए पहला फेस्टिवल हम देखेंगे यहाँ पे, काला घोड़ा। काला घोड़ा फेस्टिवल कहां पर होता है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई और महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए बात करेंगे 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 9th एडिशन था। 2015 से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस साल सेलिब्रेशन हुआ फरीदाबाद, हरियाणा में, जिसकी थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ऑब्वियसली बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अमृतकाल में हर घर तक पहुंचाना है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इन दोनों मिनिस्ट्री ने से ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट फेस्टिवल है उत्तर पूर्वी महोत्सव। उत्तर पूर्वी का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न। उत्तर पूर्वी महोत्सव को भारत मंडपम प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया 13 से लेकर 17 जनवरी के बीच में। कौन ऑर्गेनाइज कराता है? तो डोनर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इसे ऑर्गेनाइज करती है। और 5 डे का एक कल्चरल फेस्टिवल है, ठीक है, जिसमें क्राफ्ट, हेरिटेज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का शोकेस किया जाता है, जिससे उनको प्रमोट किया जा सके और टूरिज्म को प्रमोट करना। इस पूरे इवेंट में कई सारे डांस फॉर्म में परफॉर्म किए गए, जैसे कि सात्रिया डांस फॉर्म आसाम का, होजागिरी डांस फॉर्म ऑफ त्रिपुरा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया था गोवा में। ठीक है, पर्पल फेस्ट बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा
सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसकी थीम थी धूमल, और ये फेस्टिवल जो डिसेबल पर्सन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, उनके लिए इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम चांदूबी फेस्टिवल आसाम। आप यहाँ पे पीछे एक लेक देख रहे हैं, इसी लेक का नाम है चांदूबी लेक। यहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इको टूरिज्म को प्रमोट करना और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट को कंजर्व करना इसका एजेंडा होता है। हर साल इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करती है राभास, गारो, गोरखा एंड टी ट्राइब। अगर मैं आपको चांदूबी लेक के बारे में बात करूं तो आसाम में है। एक मैसिव अर्थक्वेक आया था 1897 में, जिसके बाद इस लेक का फॉर्मेशन हुआ और एक फ्रेश वाटर लेक आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। फेयर एंड फेस्टिवल इन आसाम। आसाम में कौन कौन से फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि बिहू फेस्टिवल है, अंबुबाची मेला है, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल है, एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट किया कहां पर? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। ठीक है। अगर हम बात करें तो आज भी हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है राजस्थान वाली, वहां पर आज भी हम कैमल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलिंग पर्पस के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पुपोली 2024 इंटरनेशनल फ्लावर शो इन द वायनाड केरला। तो वायनाड केरला में 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच में हमारे हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल फ्लावर शो को ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि एक एग्री फेस्ट है जिसका नाम है पुपोली। ठीक है। नेक्स्ट है 4th एडिशन ऑफ ऑरेंज फेस्टिवल। तो कंफ्यूज अब यहाँ पे नहीं होना, इंटरनेशनल ऑरेंज फेस्टिवल अलग होता है जो कि नागपुर महाराष्ट्र में होता है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ 4th एडिशन ऑफ रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया नागालैंड में। ठीक है। बेसिकली 2 डेज का ये फेस्टिवल था जिसकी थीम थी ऑर्गेनिक ऑरेंज। ऑर्गेनिक ऑरेंज इसकी थीम थी। नाउ मूव करते हैं कार्बी यूथ फेस्टिवल। इस बार कार्बी यूथ फेस्टिवल की 50th एनिवर्सरी थी। तो जनरली ये फेस्टिवल 5 डेज का सेलिब्रेट होता है, लेकिन इस बार इसे 8 डेज तक सेलिब्रेट किया गया। जो 50th एनिवर्सरी थी कार्बी यूथ फेस्टिवल की, इसको इनॉग्रेट किसने किया? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। कार्बी यूथ फेस्टिवल ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एथिक फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का। इसमें कई सारी ट्राइब कम्युनिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट है कनुमा। कनुमा कैटल फेस्टिवल है जिसे सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना स्टेट एंड आंध्र प्रदेश स्टेट में। मकर संक्रांति के 3rd डे में को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें फार्मर्स अपनी कैटल और अपने टूल्स की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। इसी प्रकार का जैसे कि कनुमा फेस्टिवल है तेलंगाना में, वैसे ही एक और कैटल फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है जलियाकट्टू। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट अगेन दी गई है, स्टैटिक पॉइंट्स हैं ये आपके सारे, आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे कि ओनम फेस्टिवल केरला में सेलिब्रेट होता है, या फिर नुखाई फेस्टिवल उड़ीसा स्टेट में सेलिब्रेट होता है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगी? जैसा कि मैंने बताया मैगजीन के फॉर्म में, बाद में मिलेगी, अभी नहीं। नेक्स्ट है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसको अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया और 9th एडिशन था 18 से लेकर 20 जनवरी के बीच में। 2015 से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट ईयर लॉन्ग रामायण फेस्टिवल फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो इस पूरे साल पे एक फेस्टिवल रन होने वाला है विच इज रामायण फेस्टिवल कनेक्टिंग द वर्ल्ड थ्रू रामायण। इस फेस्टिवल की शुरुआत दिल्ली के पुराने किले से हुई है, फिर लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी में भी कई सारे इवेंट्स को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो रामायण फेस्टिवल की शुरुआत कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है 47th कोलकाता बुक फेयर। तो 47वां एडिशन कोलकाता बुक फेयर का इनॉग्रेट किया गया बाय ममता बनर्जी, और इस समय थीम स्टेट या थीम कंट्री क्या है? यूके, यूनाइटेड किंगडम थीम कंट्री रहा है इस बुक फेयर में। ठीक है। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला, वेरी इंपॉर्टेंट मेला। ठीक है। गंगा सागर मेला जो कि एक वन ऑफ द लार्जेस्ट, या हम कह सकते हैं कि 2nd लार्जेस्ट हिंदू फेस्टिवल है आफ्टर कुंभ, क्योंकि कुंभ मेला सबसे बड़ा मेला होता है, उसके बाद ये गंगा सागर मेला है जो कि सेलिब्रेट होता है वेस्ट बंगाल में ड्यूरिंग द मकर संक्रांति। सागर आइलैंड, बेसिकली जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का डेल्टा एरिया है वहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है सागर आइलैंड, यहाँ पर इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। रामायण और महाभारत में भी हमें इस फेस्टिवल के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब इसके एग्जिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है।
यहाँ पर कुछ और मेला है, आप देख सकते हैं, जैसे कि अंबुबाची मेला कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी आसाम में सेलिब्रेट होता है। मेधराम जत्रा, ट्राइबल्स का कुंभ कहते हैं इसको, ट्राइबल्स का कुंभ कहा जाता है, वारंगल तेलंगाना में। सूरज कुंड मेला आपको पता है फरीदाबाद हरियाणा में। कुंभ मेला आपको पता है कि मल्टीपल स्टेट जैसे कि नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फेयर या फेस्टिवल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे जनवरी मंथ के। नाउ मूव करते हैं स्टेट के ऊपर। ये स्टेट का एक मैप दिख रहा है, हम बिल्कुल ऊपर से बात करना शुरू करेंगे, नीचे तक बात करेंगे। जब आपको ये मैप मिलेगा तो आप इसको जूम करके देखेंगे ना, तो यहाँ पर हर एक स्टेट का फॉर्मेशन डे भी मेंशन है। जैसे कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन डे होता है, स्टेटहुड डे होता है, तो आपको एक और फायदा यहाँ से मिलेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर से। तो जम्मू एंड कश्मीर पहली यूनियन टेरिटरी हमारी कंट्री की बन गई है टू लॉन्च पीएम विश्वकर्मा योजना। तो जम्मू एंड कश्मीर बिकम फर्स्ट यूटी इन कंट्री टू लॉन्च द पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसको हमने 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था विश्वकर्मा जयंती पर। इसका मकसद क्या है, एंड टू एंड हमारे जो आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको एक ट्रेनिंग के साथ साथ 500 रुपीज पर डे का स्टाइफन भी मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। एक मॉडर्न टूल किट भी मिलती है जो कि 15,000 रुपीज की होती है, और फिर अगर ये सॉफ्ट लोन वगैरह लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए तो वो सारी सुविधाएं इस विश्वकर्मा योजना में प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। बेसिकली सी राजगोपालाचारी जी के नाम पे, राजा जी के नाम पर इसका टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व न्यूज में इसलिए था क्योंकि पहली बार यहाँ पे हॉग डियर को स्पॉट किया गया। द हॉग डियर हैज बीन स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व 2015 में डिक्लेयर किया गया था। अब कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज है उत्तराखंड में, जैसे कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, चमोली वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, फिर गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सभी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आसाम स्टेट। सो आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है लखपति बायदेव स्कीम। इसका मकसद क्या है कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या फिर जो वीमेंस हैं उनको एम्पावर करना, उनको भी एक अच्छा रोजगार देना जिससे वो भी एक अच्छी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए तक का एनुअल इनकम को अर्न कर सकें। ठीक है, तो एम एट एम्पावरिंग 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्कर्स इन आसाम टू बिकम रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको बूस्ट करना है, इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट 35,000 का दिया जाएगा इन 40 लाख वुमेन्स को। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक और इम्प्लीमेंटेशन किया गया है मुख्यमंत्री महिला उद्यम अभियान। तो इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का बजट एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट एवर साइटिंग ऑफ रेयर तिब्बतन ब्राउन बियर। पहली बार भारत में सिक्किम में तिब्बतन ब्राउन बियर, जिनको हम तिब्बतन ब्लू बियर भी कहते हैं, पहली बार इनको साइट किया गया, देखा गया है। कहाँ पर? नॉर्थ सिक्किम में। बेसिकली यहाँ पे पूरा एफर्ट लगाए गए थे सिक्किम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड WWF इंडिया के द्वारा। कई सारे कैमरास वगैरह इंस्टॉल किए गए थे और पहली बार तिब्बतन ब्राउन बियर या फिर तिब्बतन ब्लू बियर को स्पॉट किया गया है। ठीक है, तिब्बतन ब्राउन बियर की अगर स्टेटस के बारे में बात करें तो ये हाईली प्रोटेक्शन स्टेटस रखते हैं अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और IUCN की इंडेंजर स्पीसीज में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माई स्कूल माई प्राइड फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हिमाचल प्रदेश से न्यूज आती है और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है अंडर द हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके अंदर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अनवील किया है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन अंडर द अपना विद्यालय प्रोग्राम। इसमें बेसिकली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में बढ़ाना है। बच्चों को स्कूलिंग के साथ साथ जैसे कि नए आइडियाज, हमें स्कूल के बाद क्या करना चाहिए, कौन से एग्जाम में अपीयर होना चाहिए या फिर आपको कौन से कोर्सेज लेने चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स या अदर जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो कई सारी गाइडेंस की जरूरत बच्चों को होती है। कई बार बच्चे मेंटली सिक होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं, तो उनको भी बाहर निकालने के लिए जरूरत होती है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि आप स्कूल्स को अडॉप्ट करें
एडॉप्शन के साथ आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करें, एक्स्ट्रा क्लासेस आप ले सकते हैं, लेकिन आपको इन क्लासेस कंडक्ट करने का कोई भी सैलरी वगैरह नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आप फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं इन एडॉप्टेड स्कूल्स को, जिससे हम इन स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार कर सके। तो बेसिकली ये है हमारा कैंपेन, माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। मैंने बता दिया जो जो भी की पॉइंट्स थे इस स्कीम्स के, आप इन्हें बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान 2018 में लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है, जिससे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके हमारे स्कूल एजुकेशन में, ठीक है, इतनी चीजें। ओके, नेक्स्ट आते हैं पंजाब। तो पंजाब के ये सीएम दिखाई दे रहे हैं आपको, भगवत मान, और इन्होंने सड़क सुरक्षा फोर्स को लॉन्च किया है। तो सड़क सुरक्षा फोर्स किसने लॉन्च किया है? पंजाब के सीएम ने इसको लॉन्च किया गया है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट के लिए और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम। तो प्रसादम को भी लॉन्च किया गया है, कहां पर? उज्जैन में। उज्जैन महाकाल की नगरी में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मंडाविया और एमपी के चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर मोहन यादव, इन दोनों ने ज्वाइंटली लॉन्च किया है कंट्री का पहला हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, जिसका नाम है प्रसादम। कहां पर? महाकाल लोक उज्जैन में। ये स्ट्रीट फुली ऑपरेशनल हो जाएगी फरवरी 2024 तक। इस फूड स्ट्रीट में आपको ट्रेडिशनल डिशेज मिलेंगी जो कि आपके रागी, ज्वार, बाजरा से तैयार की जाएंगी। ये पूरा एरिया प्लास्टिक फ्री जोन होगा, यहाँ पर पूरी हाइजीन को मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा जो फसाई है, फसाई इन शॉप डीलर्स को जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करेंगे, ठीक है, जिससे आपको एक हाइजीन आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर फसाई के बारे में बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका नाम है। 2008 में फसाई का फॉर्मेशन हुआ था और एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी आपको फसाई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है उज्जैन से एक और न्यूज है हमारे पास कि उज्जैन में विकसित होगा आईआईटी सैटेलाइट कैंपस। तो ये भी हमारी कंट्री का पहला सैटेलाइट कैंपस है और आईआईटी इंदौर की मदद से इसको सेटअप किया जा रहा है। तो फर्स्ट रिसर्च बेस्ड आईआईटी सैटेलाइट कैंपस इन द कंट्री विल बी सेटअप इन उज्जैन। उज्जैन में इसको तैयार किया जाएगा। इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिससे साइंटिस्ट एक डीप रिसर्च कर सकेंगे और डिस्कवरी को भी कंडक्ट कर सकेंगे। स्टूडेंट्स को भी काफी फायदा यहाँ पर होगा टीचर्स के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं एक एमओयू के बारे में जो राजस्थान और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मिलकर साइन किया है, वो है चंबल रिवर को रिगार्डिंग। तो आप यहाँ पर देखते होंगे चंबल रिवर है। चंबल रिवर की दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में बता रही हूँ, एक है पार्वती रिवर और एक है काली सिंध रिवर। तो पार्वती, काली सिंध रिवर, चंबल की ट्रिब्यूटरी आपने देख ली, ठीक है। और चंबल रिवर आपको यूपी, एमपी और राजस्थान में फ्लो होती हुई दिखाई देगी। बाद में चंबल रिवर जाएगी यूपी में और यूपी के इटावा में जाकर यमुना रिवर से मिल जाएगी। मतलब बेसिकली चंबल रिवर एक ट्रिब्यूटरी है, चंबल रिवर एक सहायक नदी है यमुना रिवर की, ठीक है। अब एमओयू क्या है? मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर जो कि काली सिंध, पार्वती, चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको आपस में कनेक्ट करके ये जो वाटर है वो कैनल के जरिए सदर्न राजस्थान की तरफ ले जाया जाएगा। और ईस्टर्न राजस्थान में भी इसका इस्तेमाल इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए किया जाएगा, इसलिए इस एमओयू को साइन किया है। इस तरीके का ये सेकंड प्रोजेक्ट है जो कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। अगर मैं बात करूं हमारे देश का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन सा है, तो केन वेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट हमारे देश का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें दो नदियों के पानी को कनेक्ट किया जा रहा है। ये सेकेंड है जिसमें पार्वती और काली सिंध के पानी को कनेक्ट किया जाएगा और कैनल के जरिए इस पानी को पहुंचाया जाएगा उन एरियाज में जहां पे रेनफॉल काफी कम होती है, इरिगेशन के लिए पानी नहीं है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाएगा और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी किया जाएगा, ठीक है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट अगर देखें, द एम ऑफ प्रोजेक्ट इज टू कलेक्ट एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द रिवर इन द सदर्न राजस्थान। जैसे कि चंबल रिवर से हमने पानी को कलेक्ट किया, उसकी ट्रिब्यूटरी से पानी को कलेक्ट किया और फिर इस पानी को पहुंचाया कहां पे? ईस्टर्न राजस्थान में। कहां पर पहुंचाया पानी को? ईस्टर्न राजस्थान में। इसके अलावा सदर्न राजस्थान में भी ड्रिंकिंग पर्पस और इरिगेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट 2051 तक इन पूरे एरियाज को सर्व करने का काम करेगा, ठीक है। डन इतनी चीजें? ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट छत्तीसगढ़ से। एमपी का पड़ोसी है छत्तीसगढ़। एक्चुअली पहले एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही थे, बाद में 2000 में ये सेपरेट हो गए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है राम लल्ला दर्शन स्कीम।
तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम है रामलला दर्शन स्कीम, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के निवासियों को जो 20,000 रेसिडेंट है उनको अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ ने ही लॉन्च की है महतारी वंदना योजना। महतारी मतलब मदर। ठीक है, तो महतारी वंदना योजना को लॉन्च किया गया है बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। जैसे कि लाडली बहना योजना चलती है मध्य प्रदेश में, वैसे ही ये स्कीम है महतारी वंदना योजना, जिसमें महिलाओं को 1,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, मतलब 12,000 रुपीज पर ईयर यहाँ पे फीमेल्स को दिया जाएगा। ठीक है, ओनली वीमेन जो मैरिड है वो अप्लाई कर सकती हैं, या फिर जो डिवोर्सी हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। एज ग्रुप है 23 से लेकर 60 ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में। आप सभी को तो पता है कि बेस्ट सिविल एविएशन सेक्टर में बेस्ट स्टेट का अवार्ड भी किसे मिला है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मिला है। सो उत्तर प्रदेश में 5 न्यू एयरपोर्ट आने वाले हैं। ज्योति आदित्य सिंधिया जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को संभालते हैं, उनके द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया है। नया एयरपोर्ट्स कहाँ पे तैयार किया जाएगा? तो आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट एंड श्रावस्ती में, इन 5 जगहों पे नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिससे कनेक्टिविटी स्टेट की इंक्रीज होगी। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट इन यूपी कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में, इसे भी इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अयोध्या एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, और अयोध्या धाम मतलब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम चेंज करके महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कर दिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगेन यूपी से ही न्यूज है हमारे पास। बोइंग फैसिलिटी, बोइंग ओपन इट्स फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन इंडिया। तो बोइंग अपना पहला, बोइंग एक यूएसए की कंपनी है और ये अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ओपन कर रही है। कहां पर? इंडिया में। इंडिया में भी कहां पर? खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। ये जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, एक तरीके से वेयर हाउस आप बोल सकते हैं, लगभग 36,000 स्क्वायर फीट एरिया में इसको तैयार किया जाएगा। ठीक है, जो कि रीजनल एविएशन इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने का काम करेगा। ठीक है, इतनी चीजें ओके। अगर बात करते हैं तो बोइंग का ये अभी तक का आप कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है। $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट बोइंग करेगी, और बोइंग के पूरे वर्ल्ड में 8 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, और अब एक और नया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगेन यूपी से। तो यूपी गवर्नमेंट आने वाले समय में 100 न्यू बायोगैस प्लांट को ओपन करेगी उत्तर प्रदेश में। हमारे जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को देखते हैं, और ये योगी जी हैं यूपी के सीएम, इन दोनों ने मिलकर रिसेंटली बदायूं सीबीजी प्लांट को भी लॉन्च किया है, जो कि 14 मेट्रिक टन ऑफ बायोगैस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? जो स्टेबल बर्निंग होती है, जो एग्री वेस्ट बचता है जिसको जला दिया जाता है, पराली जिसको बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भी इससे कम किया जाएगा। और आने वाले समय में 100 बायोगैस प्लांट को सेटअप किया जाएगा यूपी में। नाउ मूव करते हैं झारखंड की तरफ। ठीक है, तो झारखंड के ये मुख्यमंत्री जी अब नहीं रहे हैं। ठीक है, पुरानी न्यूज है इसलिए इनकी पुरानी पिक्चर है, अब ये नहीं रहे हैं। अब चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ये हेमंत सोरेन जी हैं। इनको ईडी उठाकर ले गई थी, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, पिक्चर पे मत जाइएगा। ओके, तो झारखंड के कैबिनेट ने रिसेंटली जो इनरोलमेंट एज होती है पेंशन स्कीम के लिए उसको रिड्यूस कर दिया है। पहले था कि कोई भी व्यक्ति जो 60 ईयर प्लस है, मतलब 60 ईयर के अबव है, वो पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अब इसे कर दिया कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, हैंडीकैप्ड है, वीमेंस है, अगर उनकी एज 50 प्लस है तो वो इस पेंशन स्कीम के लिए अपीयर हो सकते हैं, जिसमें पर मंथ 1,000 रुपीज दिया जाता है। क्लियर है? डन इतनी चीजें? ओके। इसके अलावा यहाँ पर मातृ किट, जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनके लिए मातृ किट को भी लॉन्च किया गया है बाय द झारखंड गवर्नमेंट। झारखंड गवर्नमेंट ने 156 मिडिल स्कूल को भी हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, झारखंड के बाद आएंगे हम महाराष्ट्र में, आमची मुंबई। ओके, तो महाराष्ट्र क्रिएट न्यू सेफ हेवन फॉर द इंडेंजर कैनेट्स एंड द डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। अब ये कैनेट्स की फैमिली है जिसमें डॉग, वॉल्फ, फॉक्स, ये सारी चीजें, जैकल्स, ये सब इसमें आते हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कंजर्वेशन रिजर्व तैयार कर रही है इन कैनेट्स के लिए। ठीक है, कहां पर? सांगली डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है अतपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि 9.48 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रिजर्व होगा, और इन
इंडेंजर फैमिली के जो डॉग्स या फॉक्स हैं उनको कंजर्व करने का काम ये करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी लिस्ट मिल जाएगी जो कि फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है महाराष्ट्र की, जैसे कि कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेलघाट, भीमा शंकर, इनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं NH66 के बारे में। NH66 नेशनल हाईवे 66 मुंबई गोवा को कनेक्ट करता है और ये पहला ऐसा इंडिया का नेशनल हाईवे है जिसको स्टील स्लैग से तैयार किया गया है। ठीक है, तो VK सारस्वत जी के द्वारा, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं, उनके द्वारा पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन NH66 को ओपन किया गया, इनॉग्रेट किया गया, जो कि मुंबई से गोवा को कनेक्ट करता है। इसको डेवलप किसने किया है? तो डेवलप इसे CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया है, मतलब इन लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। बाकी कंस्ट्रक्शन किसने किया है? तो JSW स्टील के द्वारा इनका कंस्ट्रक्शन किया गया है। जैसा कि बताया गया कि स्टील स्लैग, मतलब स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बाद जो रिमेन्स बचते हैं, तो स्टील स्लैग से इसको तैयार किया गया है। तो इतना अधिक मात्रा में स्टील कहाँ से आया? तो लगभग 80,000 टन ऑफ स्टील कहाँ से आया है? कोनर्क, मतलब CONARC, जो कि एक JSW स्टील प्लांट है रायगढ़, वहां से इसको लाया गया है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत सारे मंदिरों को घूमा है पूरे जनवरी भर। तो जनवरी मंथ में जितने भी टेम्पल न्यूज में थे, वो टेम्पल किस आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हैं, किसने बनाया है, किस डाइटी को डेडिकेटेड है। SSC वालों इसको घोट के पी लेना, एक ना एक टेम्पल डेफिनेटली आपको एग्जाम में आएगा। रीजन, क्योंकि वो आर्ट एंड कल्चर, SSC का फोकस एरिया होता है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो आपको उसको याद रखना है। एंड RBI वालों, एनवायरमेंट की न्यूज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट के क्वेश्चन जनरली RBI के एग्जाम में नहीं पूछे जाते। और SSC वालों, आर्ट एंड कल्चर पे विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है कि भर भर के क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। ओके, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कलाराम टेम्पल के बारे में, या काला राम भी इसे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉर्ड राम की स्टैच्यू है वो ब्लैक कलर की है। ओके, तो काला राम मंदिर कहाँ पर है? बैंक ऑफ गोदावरी रिवर, नासिक, महाराष्ट्र में आपको ये टेम्पल देखने को मिलेगा, जिसको 1792 में तैयार किया गया था। सरदार रंगाराव ओधेकर के द्वारा से तैयार किया गया था। ठीक है, कहां पर है? महाराष्ट्र में है, और इसको भी विजिट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। नाउ मूव करते हैं राजस्थान की तरफ। सो राजस्थान सीक इंटीग्रेशन ऑफ चिरंजीवी स्कीम विद आयुष्मान भारत। हमारे देश की या पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं कि हेल्थ केयर स्कीम जो चलती है, वो आयुष्मान भारत है। आयुष्मान भारत कार्ड आपने सुने होंगे, जिसमें हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो राजस्थान गवर्नमेंट है, उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम और चिरंजीवी स्कीम को इंटीग्रेट करने का फैसला लिया है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इस नई स्कीम का नाम होगा। पहले इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसमें 25 लाख रुपीज, 25 लाख रुपए फाइनेंशियल या इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए। क्लियर इतनी चीजें। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत के बारे में। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको 23 सितंबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रांची, झारखंड से लॉन्च किया था। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि फुली फाइनेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट बंगाल से। तो ये ममता दीदी दिखाई दे रही हैं आपको, और इन्होंने योग श्री स्कीम लॉन्च की है। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की स्कीम है योग श्री स्कीम। बेसिकली जो SC और ST कम्युनिटी के बच्चे हैं वेस्ट बंगाल में, मतलब जो स्टूडेंट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल में, और वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोचिंग चाहिए उनको, जैसे कि JEE का पेपर की तैयारी करनी है, या SSC रेलवे के पेपर की तैयारी करनी है, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया जाएगा। तो लगभग 50 ट्रेनिंग सेंटर अक्रॉस द स्टेट यहाँ पे तैयार किए जाएंगे। ठीक है, किसके लिए? ST और SC कम्युनिटी के स्टूडेंट के लिए। और यही स्कीम है आपकी योगश्री स्कीम, वेस्ट बंगाल की है। नाउ मूव करते हैं, वेस्ट बंगाल का ही पड़ोसी है जिसका नाम है उड़ीसा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने देखिए अच्छा काम कर रही है, यहाँ पे नए नए एयरपोर्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। तो नवीन पटनायक जी, जो कि CM है उड़ीसा स्टेट के, उनके द्वारा एक नया एयरपोर्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है मलखानगिरी एयरपोर्ट। तो मलखानगिरी एयरपोर्ट कहाँ पर है? आंसर है उड़ीसा स्टेट में है, जिसको लगभग 233 एकड़ लैंड पे तैयार किया गया है। ठीक है, जिसके लिए 70 करोड़ रुपए की कॉस्ट आई है।
अगर मैं उड़ीसा स्टेट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करूं तो उड़ीसा स्टेट में आपको 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे, बाकी सारे डोमेस्टिक हैं। कौन कौन से हैं? एक है भुवनेश्वर में बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको ऑपरेट किया जाता है बाय द एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा प्रपोज्ड है, अभी कंस्ट्रक्ट हुआ नहीं है, पुरी श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इसको ऑपरेट करेगी और ये प्रपोज्ड है। तो केवल ये ही 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सारे डोमेस्टिक हैं। ठीक है, चलिए अब उड़ीसा स्टेट ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि वर्ल्ड का पहला ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा स्टेट में बनाया जाएगा, अनाउंसमेंट किया है। और ये सफारी कहां पर होगी? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के आसपास का जो एरिया है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर आपको वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी देखने को मिलेगी। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व या उड़ीसा स्टेट में आपको 10 ब्लैक टाइगर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनको हम मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी भी बोलते हैं इनके कलर के कारण। ठीक है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है और उसके बाद अब इसको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के आसपास इस नई टाइगर सफारी को शुरू किया जाएगा। अब उड़ीसा स्टेट ने इनॉग्रेट किया है समाली प्रोजेक्ट। अब ये समाली प्रोजेक्ट क्या है, आइए हम देख लेते हैं। समाली का मतलब है समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। तो समलेश्वरी टेम्पल कहां पर है? उड़ीसा स्टेट के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और एक पूरा आप कह सकते हैं कि कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, कई सारी एमिनिटीज होंगी, मंदिर मतलब महानदी रिवर फ्रंट पे ये पूरा टेम्पल प्रमाइसेस है, एक यूनिक एक्सपीरियंस जिससे विजिटर्स को मिल सके। इसलिए महानदी के पास ये जो टेम्पल प्रमाइसेस है वहां पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है समाली, समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही पूरी उड़ीसा में श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प को भी इनॉग्रेट किया गया था, जिसको हम जनरली जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। पुरी में इसको इनॉग्रेट किया गया था 17 जनवरी को। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो 2016 में इस आइडिया को कंसीव किया गया था, 2019 से इस कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। फाइनली 800 करोड़ रुपीस के साथ इस पूरे कॉरिडोर को तैयार किया गया है, जगन्नाथपुरी टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर। बेसिकली इसका मकसद यही है कि जगन्नाथपुरी जो पूरा डेस्टिनेशन है उसको हमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह डेवलप करना है। ठीक है, अब इसको फंडिंग किसने की है? तो अबधा स्कीम के अंतर्गत इसको फंडिंग मिली है। अबधा स्कीम मतलब क्या होता है? तो ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्ट एट पुरी। तो अबधा स्कीम बेसिकली उड़ीसा गवर्नमेंट की ही एक स्कीम है, ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज आर्किटेक्ट। इस स्कीम ने इसको फंड करने का काम किया है। और जगन्नाथपुरी आपको पता है विष्णु भगवान के टेम्पल के लिए जाना जाता है। गंग डायनेस्टी के किंग अनंत वर्मन ने 12th सेंचुरी में इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया था। इसे हम व्हाइट पगोड़ा भी कहते हैं। एंड कलिंगा नागर स्टाइल में हमको उड़ीसा का पुरी टेम्पल देखने को मिलता है, नागर स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक और स्कीम लॉन्च की गई थी विच इज लाभ, जो कि 100% स्टेट फंडेड एमएसपी स्कीम है फॉर द ट्राइबल एम्पावरमेंट। तो ट्राइबल कम्युनिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एमएसपी को डिसाइड करना, उनके लिए वेयर हाउस प्रोवाइड करना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके अकाउंट में एक्चुअल जो वैल्यू है उनके प्रोडक्ट की वो पहुंचाना, जिससे ट्राइबल कम्युनिटी का भी वेलफेयर हो सके, उनका भी एम्पावरमेंट हो गए और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में सही दाम पे जा सके। ठीक है, इसलिए यहां पर उड़ीसा गवर्नमेंट ने लाभ स्कीम लॉन्च की थी जो कि 100% फंडेड है बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट। लाभ का फुल फॉर्म क्या है? तो लघु वन जातीय द्रव्य क्रय, लघु वन जातीय द्रव्य क्रय इसका पूरा नाम है। और एमएसपी को डिसाइड करने का काम, एमएसपी मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको डिसाइड करने का काम उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश से। अब हम साउथ तक पहुंच चुके हैं, अब हम साउथ की न्यूज देखेंगे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट द न्यू कैंपस ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपको NACIN का फुल फॉर्म एग्जाम में बन सकता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स। इस नए कैंपस को आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। लगभग 500 एकड़ के लैंड पे इसको तैयार किया गया है।
बेसिकली ये जो बिल्डिंग है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयार की गई है आंध्र प्रदेश में, और इस बिल्डिंग को रजिस्टर किया गया है अंडर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। फाउंडेशन स्टोन 2015 में रखा था, फाइनली तैयार हो गया है। इसमें बेसिकली जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले हैं या फिर आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले हैं, ब्लॉकचेन के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में इनको ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट है टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैच्यू अनवील इन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू लॉन्च किया गया है, और बाबा साहब अंबेडकर को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस स्टैच्यू का नाम है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, और स्टैच्यू की हाइट है 206 फीट। ठीक है, डन। अगर बात करेंगे तो सेकेंड टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैच्यू कहां पर है, 175 फीट का है, जो कि तेलंगाना में स्टेट है। और अगर इंडिया के बाहर आउटसाइड इंडिया सबसे बड़ा बाबा साहब अंबेडकर का स्टैच्यू आपको कहां पर मिलेगा, मैरीलैंड यूएसए में मिलेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट 404 करोड़ रुपीस यहां पर आई है, लगभग 18.81 एकड़ में आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बाबा साहब के बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साउथ के भी कई सारे टेंपल को विजिट करने गए थे, उनमें से ही एक टेंपल है वीरभद्र स्वामी टेंपल। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ भी विजिट किया गया, पूजा उपासना की गई। ठीक है, इस टेंपल के बारे में बात करते हैं। वीरभद्र टेंपल इन लिपाक्षी आंध्र प्रदेश। कहां पर है ये, लिपाक्षी आंध्र प्रदेश में आपको ये टेंपल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर लिपाक्षी का मतलब होता है राइज ऑफ बर्ड, मतलब जो जटायु को ट्रिब्यूट करते हुए आपको लिपाक्षी में टेंपल देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो फुटप्रिंट, गॉडेस सीता के फुटप्रिंट को भी स्टोर किया गया है लिपाक्षी टेंपल में। तो वीरभद्र टेंपल को हम लिपाक्षी टेंपल भी कहते हैं, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएगा। इस टेंपल को 1530 एडी में तैयार किया गया था, 1530 एडी में तैयार किया गया था बाय द विरूपना नायक एंड द वीराना के द्वारा, जो कि विजयनगर एम्पायर के बेसिकली गवर्नर थे। तो विजयनगर एम्पायर के समय ही लिपाक्षी टेंपल को तैयार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश सेकेंड स्टेट बनने जा रहा है इंडिया का आफ्टर बिहार, जो कि कास्ट बेस्ड सेंसस को कंडक्ट करा रहा है। 10 डेज लॉन्ग की कैंपेन रन होने वाला है, जिसमें कास्ट सर्वे कराया जाएगा। मकसद क्या है, कास्ट बेस्ड जो डेटा है उसको तैयार करना, डेटाबेस को रेडी करना। और आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला सेकेंड स्टेट बन रहा है आफ्टर द बिहार। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग जो पूरा एक एप्लीकेशन तैयार किया गया है उसमें 700 कास्ट मेंशन है। जो व्यक्ति जिस कास्ट या सब कास्ट से उसको टिक करना है, अगर कोई भी उस कास्ट में आपका नाम नहीं है, मतलब आप उस कास्ट से बिलोंग नहीं कर रहे, तो नो कास्ट ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से 10 डेज का ये पूरा चलने वाला है कार्यक्रम। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे अबाउट द सेंसस कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कब से शुरू की गई, पहली बार किसने कराया, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपिन की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। और मैंने सेंसस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, तेलंगाना स्टेट ने गृह ज्योति स्कीम को लॉन्च किया गया है, और गृह ज्योति स्कीम कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी कुछ समय पहले लॉन्च की थी। आखिरकार गृह ज्योति क्या है, गृह ज्योति घर में ज्योति देना, मतलब घर पे लाइटिंग देना। तो यहाँ पर बेसिकली जो बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं उनको 200 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करना गृह ज्योति स्कीम का मकसद है। ठीक है, तो कर्नाटका की भी स्कीम है ये, और तेलंगाना गवर्नमेंट की भी स्कीम है गृह ज्योति, दोनों ने समय समय पे लॉन्च की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नाटका हाई कोर्ट बैन माइनिंग एक्टिविटी एट KRS डैम। तो KRS डैम मतलब कृष्णा राजा सागर डैम। कृष्णा राजा सागर डैम जो कि ग्रेविटी डैम है, कर्नाटका में है। 1932 में इसको तैयार किया गया था कावेरी रिवर पर। कहां पर है, कावेरी रिवर पर है। इसको कृष्णा राजा वाडियार 4 के द्वारा तैयार किया गया था, जो कि मैसूर किंगडम के रूलर थे। ठीक है, और इसके आर्किटेक्ट कौन थे, M विश्वेश्वरैया आर्किटेक्ट थे, इसलिए इस डैम को M विश्वेश्वरैया डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने जितने भी माइनिंग एक्टिविटी हो रही थी उन सबको बैन कर दिया है। 20 किलोमीटर का एरिया जो कि कृष्णा राजा सागर के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में आता है, अंडर द डैम सेफ्टी एक्ट 2021। ठीक है, नेक्स्ट है युवा निधि स्कीम। ये स्कीम भी कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम है, युवा निधि स्कीम, और ये जॉबलेस यूथ के लिए सिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में लॉन्च की गई थी कर्नाटका के CM सिद्धारमैया के द्वारा।
बेसिकली इसमें जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट है, जैसे कि डिप्लोमा होल्डर या फिर डिग्री होल्डर है, तो उनको फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years आप देखेंगे एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट के लिए, तो डिप्लोमा होल्डर के लिए आप देखेंगे 3,000 रुपए पर मंथ, और 1,500 रुपए पर मंथ, और डिग्री होल्डर के लिए 3,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा युवा निधि स्कीम, शक्ति, अन्नभाग, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, ये सभी स्कीम भी कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। फिर कर्नाटका में एक आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा विच इज उडुपी रेलवे स्टेशन। ठीक है, उडुपी रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, और इसे सिलेक्ट किया गया है फॉर रीडेवलपमेंट अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। क्या है, देखो, अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 2023 में लॉन्च किया था। इसका मकसद ये था कि 1309 स्टेशंस को पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई करना और उनका रिकंस्ट्रक्ट करना, उनको रीडेवलप करना, सारी एमिनिटीज उसमें जिसमें हो, पैसेंजर को सुविधा हो। तो उसी के अंतर्गत उडुपी रेलवे स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नेक्स्ट है समावेश प्रोजेक्ट। तो समावेश प्रोजेक्ट IISc बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप मतलब ISTEM ने इसको लॉन्च किया था, समावेश प्रोजेक्ट। क्या है ये प्रोजेक्ट? तो एक वन नेशन वन पोर्टल प्रोजेक्ट है जिसमें रिसर्चर्स और रिसोर्सेज एक ही जगह पे लिंक हो। जैसे कि स्टूडेंट को रिसर्च वर्क करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो इंडस्ट्री यहाँ से लिंक होगी, जिससे बच्चा डायरेक्ट इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होकर रिसर्च वर्क कर सके। तो रिसर्चर्स एंड रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज सभी एक प्लेटफॉर्म पे लिंक हो, जिससे रिसर्च वर्क में आसानी हो। इस तरीके का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है विच इज समावेश प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है पिक्सल। बेंगलुरु बेस्ड स्पेस डेटा कंपनी है पिक्सल। इन्होंने इनॉग्रेट किया है पहला स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इन्होंने अपनी पहली स्पेस क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को तैयार किया है, और इनका टारगेट है कि ये लगभग 18 सैटेलाइट्स को 2025 तक लॉन्च करेंगे। और इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किसने किया था? तो एस सोमनाथ, जो कि चेयरमैन ऑफ इसरो है, उनके द्वारा इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया। पहले हम लोग ने बोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के बारे में बात किया था, और बोइंग अपनी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट कहाँ बना रहा है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के बारे में। इसे भी इनॉग्रेट किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेंटर है, दोनों में अंतर है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है न्यू स्टेट ऑफ आर्ट बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। इसे लॉन्च किया गया है कर्नाटका में, बेंगलुरु में। इसके अलावा बोइंग सुकन्या प्रोग्राम की शुरुआत भी की गई है। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम क्या है? सिविल एविएशन सेक्टर में वीमेंस का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना, महिलाओं को एविएशन सेक्टर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली बोइंग सुकन्या प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसके लिए बोइंग 1600 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा और 43 एकड़ जमीन पे इस टेक्नोलॉजी सेंटर को डेवलप किया जाएगा। यूएसए के बाहर ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है बोइंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर बल्चर सर्वे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बल्चर सर्वे जब हुआ तो हमको पता चला कि 300 बल्चर यहाँ पर है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट मतलब तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में फैला हुआ है। ठीक है, ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है हमारी कंट्री का, जिसको 1986 में सेटअप किया गया था। ठीक है, साथ ही यूनेस्को की लिस्ट में भी पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको इंडिया की तरफ से शामिल किया गया था। नेक्स्ट है केरला। लास्ट स्टेट की तरफ बात कर रहे हैं हम, केरला। तो केरला स्टेट ने लॉन्च किया था अमृत प्रोग्राम लॉन्च किया था, ऑपरेशन अमृत। सो केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया था टू ग्रोइंग थ्रेट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस थ्रू ऑपरेशन अमृत। अमृत का फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। क्योंकि लगातार जो एंटीबायोटिक हम खाते हैं और उसका कोर्स वगैरह कंप्लीट नहीं करते, और मेडिकल स्टोर से भी बिना प्रिस्क्राइब किए एंटीबायोटिक को दे दिया जाता है, जिससे उन एंटीबायोटिक के खिलाफ हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जो कि एक साइलेंट एंडेमिक है। तो इसलिए यहाँ पे एक ऑपरेशन अमृत चलाया गया, जिसके अंतर्गत जितने भी सेल्समैन हैं एंटीबायोटिक को सेल करते हैं, या फिर जो फार्मा कंपनीज हैं जो एंटीबायोटिक को तैयार कर रही है बिना प्रिस्क्रिप्शन अगर आप दे रहे हो, तो उस पर छापे मारने का काम यहाँ पर केरला गवर्नमेंट के द्वारा इस ऑपरेशन में किया गया था। ठीक है, केरला गवर्नमेंट पहला ऐसा
स्टेट गवर्नमेंट बन गया है जो कि हेलीकॉप्टर टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। डेस्टिनेशन वेडिंग, हेलीकॉप्टर टूरिज्म, इनको प्रमोट यहाँ पे बेसिकली किया जा रहा है। सो केरला टूरिज्म ने लॉन्च किया है स्काई स्केप्स, जो कि एक हेली टूरिज्म प्रोजेक्ट है जिससे डोमेस्टिक टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा केरला में आए और केरला की इकोनॉमी इम्प्रूव हो। इसके अलावा केरला गवर्नमेंट का प्लान है कि आने वाले समय में कई सारे एडवेंचरस प्रोग्राम, एडवेंचरस स्पोर्ट भी हम केरला में करेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल सर्फिंग फेस्टिवल, इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल आने वाले समय में केरला में होंगे। नेक्स्ट है, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आर्टिफिशियल रीफ के बारे में, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है फॉर आर्टिफिशियल रीफ इन बेजिंगम टू बूस्ट फिश पॉपुलेशन। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 13 करोड़ रुपीस दिए गए थे, जिसका मकसद था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, जिसका मकसद क्या है, आर्टिफिशियल रीफ तैयार करना जिससे हम फिश पॉपुलेशन को बूस्ट कर सकें, ठीक है, और फिशरी सेक्टर को प्रमोट किया जा सके। आर्टिफिशियल रीफ क्या होती है, एक प्लेस होता है जहां पर फिशेस आती हैं और वहां पर आके मतलब रिप्रोडक्शन वगैरह भी करती हैं, क्योंकि लगातार हमारे जो नेचुरल रीफ है वो लगातार डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, उनमें ब्लीचिंग होते जा रही है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिससे फिशरमैन की इनकम को हम डबल कर सके, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में हम 6300 आर्टिफिशियल रीफ यूनिट को 42 फिशिंग विलेजेस में इंस्टॉल करने का काम करेंगे, क्लियर। तो अलग अलग शेप, रेक्टेंगुलर, फ्लावर शेप, अलग अलग शेप के इस तरीके के कोरल रीफ्स इंस्टॉल किए जाएंगे। नेक्स्ट है, केरला सीएम लॉन्च के स्मार्ट ऐप फॉर डिजिटल एक्सेस टू लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो के स्मार्ट का मतलब है केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सॉरी, केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रिफॉर्मेशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली केरला गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सारी स्कीम और इंस्टीट्यूट इस एप्लीकेशन के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, जिससे सभी लोग गवर्नमेंट की सर्विस को इजीली एक्सेस कर सकें, क्लियर। अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज देखेंगे, फिर हम इंटरनेशनल न्यूज की तरफ बात करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। मैंने शॉर्ट न्यूज आपको कवर की है काफी सारी, मतलब न्यूज को हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर देखा है। सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी रोपर, गुवाहाटी, मंडी, पटना एंड कानपुर, ये लोग रिमोट लर्निंग ऑफर कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एकेडमिक ईयर 24-25, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग आप बोल सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने अयोध्या एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह डेजिग्नेट करने का फैसला लिया है, हमने पढ़ चुका है ये। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक टी पार्क तैयार करने हुगली रिवर के किनारे, ठीक है, जो कि 10 से लेकर 12 एकड़ की जमीन पे आपको देखने को मिलेगा। टी के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए टी पार्क बनाया जाएगा वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ पेंच टाइगर रिजर्व। सो पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र बिकेम इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5th नंबर का है, भारत का पहले नंबर का है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। और ये पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है जहां पे इसे प्रिवेंट किया जाता है लाइट पोल्यूशन से, और एस्ट्रोनॉमी में जो इंटरेस्ट लेते हैं वो यहाँ पर आके इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखा है परमानेंट कैंपस ऑफ रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी एंड इंटीग्रेटेड आयुष वेलनेस सेंटर, कहां पर, गुवाहाटी में। दिव्य कला मेला का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है। एंड गोले मेला फेस्टिवल, इसे जगन्नाथ टेम्पल उधमपुर, जगन्नाथ टेम्पल एक पुरी में है और एक जगन्नाथ टेम्पल जम्मू उधमपुर में है, तो उधमपुर में गोले मेला फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कुछ शॉर्ट न्यूज है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पर देखिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई हुई है, और सबसे लॉन्गेस्ट सोलर लाइट लगाने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए अयोध्या एडमिनिस्ट्रेशन का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है, ठीक है। इसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बोट रनिंग ऑन सोलर एनर्जी विल बी ऑपरेटेड इन द सरयू रिवर इन अयोध्या। तो अयोध्या में सरयू रिवर पे पहली बार बोट रन होगी जो कि सोलर पावर्ड होंगी, और इसे प्रिपेयर किया है उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, वृंदावन से बात कर लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने
संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल को वृंदावन में लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में, और ये इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल है जिसमें सारी लड़कियां होंगी। कहां पर? वृंदावन में। अब गुजरात ने भी अपना नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड कराया है, लार्जेस्ट सूर्य नमस्कार। तो 180 प्लेसेस पे साइमल्टेनियसली यहाँ पर सूर्य नमस्कार को आयोजन किया गया था, इसलिए ये नाम गुजरात का वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। अब बर्ली ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है? मैक्सिमम पॉपुलेशन इनकी महाराष्ट्र में है। सो बर्ली ट्राइब इन मुंबई अपोज कर रही है कंस्ट्रक्शन ऑफ शिवाजी म्यूजियम ऑन देयर इनहैबिटेड लैंड। हमारे लिए आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन ये बनता है कि बर्ली आर्ट या बर्ली ट्राइब का रिलेशन किस स्टेट से है? तो आंसर है महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन अगेन आपके आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ स्टेट न्यूज थी जो हमने डिस्कस की। फेस्टिवल हो गया, स्टेट न्यूज हो गई। नाउ मूव करते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट एंड इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। ओके, तो सबसे पहली बात करते हैं, ये है शेख हसीना, जिन्हें बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ये 5वीं बार बांग्लादेश की 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 4 लगातार बार, और 5वीं बार बंगाल की या बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन गई है। तो बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर बन गई है शेख हसीना। ठीक है, आवामी लीग पार्टी से बिलोंग करती हैं। सिंस 2009 ये पावर में है। कैपिटल बांग्लादेश की ढाका एंड करेंसी टका है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जिनका नाम है गैब्रियल अटल। ये फ्रांस के यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं एट द एज ऑफ 34। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के? अभी आए हुए थे हमारे देश में, एमिनुअल मैक्रोन। तो मैक्रो जो है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं गैब्रियल अटल। ठीक है, इन्होंने एलिजाबेथ बॉर्न को रिप्लेस किया है। इन्होंने 8 जनवरी को रिजाइन कर दिया था। नेक्स्ट है भूटान हमारा प्यारा पड़ोसी देश है और एकमात्र कार्बन सिंक कंट्री भी है भूटान। तो शेरिंग टोबगे, इन्हें रीइलेक्ट किया गया है भूटान का प्राइम मिनिस्टर, और जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। 2013 से 2018 तक ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे स्नो लेपर्ड के बारे में। स्नो लेपर्ड रिपोर्ट भी आई थी, आपको पता है। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड, किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है। स्नो लेपर्ड को घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, स्नो लेपर्ड आपको 12 कंट्रीज में, अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, इन सब में देखने को मिलेगा। स्नो लेपर्ड का अगर साइंटिफिक नेम देखते हैं तो पैंथेरा उनसिया इसका साइंटिफिक नेम आपको देखने को मिलेगा। रेलवे वालों, साइंटिफिक नेम एग्जाम में बनते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अगर आप देखो इंडिया में कहाँ कहाँ पर आपको मिलते हैं स्नो लेपर्ड, तो बिल्कुल वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय के कुछ एरिया में आपको स्नो लेपर्ड मिलते हैं। जनरली ये हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख में पाए जाते हैं। क्या इंडिया ने भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आंसर है यस। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेंगे। This is very important news for upcoming exam. India to chair and host UNESCO World Heritage Committee for the first time. तो पहली बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की मीटिंग को होस्ट करेगा। चेयरमैन संभालेगा कौन? इंडिया। 46 नंबर का सेशन होगा ये। 46 नंबर का सेशन होगा 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में 2024 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमको इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनेस्को में है विशाल वी शर्मा, उनके द्वारा दी गई है। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एक यूनेस्को की कमिटी है। बेसिकली इनका काम क्या होता है? अपने जो मेंबर स्टेट हैं उनके साथ मिलके जो यूनेस्को की साइट है वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं, उनके लिए फंड रिलीज करना, उनका रिव्यू करना, किसी साइट को यूनेस्को की साइट में एड ऑन करना है या रिमूव करना है, ये सारी बातें इस कमेटी के द्वारा ही डिसाइड की जाती हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को का फॉर्मेशन हुआ था 4 नवंबर 1946 को ये कॉन्स्टिट्यूशन इसका फोर्स में आया था। एंड फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। फोर्स में आया 4 नवंबर 1946 से। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर मिल जाएगा और आद्रे अजोले करेंट डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट बात करते हैं इजराइल से हम। ये आपको इजराइल देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे गाजा स्ट्रिप और इजराइल की फाइट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये मेडिटेरियन सी है। ये जेरूसलम है। पहले इनकी कैपिटल तेल अवीव थी, फिर उन्होंने कैपिटल जेरूसलम को शिफ्ट कर लिया। यहाँ पर ये जॉर्डन दिख रहा है, यहाँ पर ये आपको डेड सी दिख रही है, मृत सागर, डेड सी। ठीक है, ये बेस्ट बैंक है। ऊपर आप जाओगे हाइफा फोर्ट है जिसमें अडानी इन्वेस्ट कर रहा है। ऊपर जाओगे तो और माउंट मैरोन है और उसके ऊपर है लेबनान। दिख गया लेबनान?
ठीक है, सीरिया और इजराइल के बीच में डिस्प्यूटेड है गोल्डन हाइट्स। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी पूछ चुका है कि गोल्डन हाइट किन दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड है, तो आंसर है सीरिया और इजराइल। और ऊपर हमने देख लिया लेबनान। ये सब क्यों देखा, आइए बात करते हैं। क्योंकि रिसेंटली इजराइल ने स्काई ड्यू को इंस्टॉल या डिप्लॉय किया है लेबनीज बॉर्डर में। ठीक है, तो क्वेश्चन सिर्फ हमारे लिए इतना है, जैसे कि आयरन डोम टेक्नोलॉजी किस कंट्री की है, तो इजराइल की है। वैसे स्काई ड्यू किस कंट्री का प्रोडक्ट है, तो आंसर है इजराइल का है। एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर है आपको, जो कि अनमेन्ड एयरक्राफ्ट मतलब ड्रोन को, रेडार सिग्नल को और क्रूज मिसाइल्स को इजिली डिटेक्ट कर सकता है और उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एरियल थ्रेट वार्निंग सिस्टम है ये, जिसको तैयार किया गया है इजराइल डिफेंस और यूएसए कंपनी के द्वारा। स्काई ड्यू को इजरायली फोर्स 2022 से इस्तेमाल कर रही है, 2022 से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज मतलब ICD-11 ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2। अभी क्या होता है देखो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, जितने भी प्रकार की बीमारियां होती हैं उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाता है। जो भी टर्म होते हैं वो किस बीमारी से रिलेटेड है, उस बीमारी का क्या मेडिसिन होना चाहिए, क्या क्योर है, कौन सी वैक्सीन है, तो उसका एक पूरा डेटाबेस होता है। तो उसी का सेकंड मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसमें जितने भी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन की डिसीजेज हैं, उससे जो औषधियां हैं उन सबको लिस्ट किया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष WHO को बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, जिससे हमारी कंट्री में आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम को एक बूस्ट भी मिलेगा। और इन सारी चीजों में अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, इंश्योरेंस कवरेज या पॉलिसी मेकिंग करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे क्लासिफाई किया जा रहा है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज होस्ट ऑफ 19th समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट 2024। नाम के बारे में बात हो रही है। नॉन अलाइंड मूवमेंट का 19th एडिशन हो रहा है और इसे होस्ट कर रहा है युगांडा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट है, युगांडा इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं युगांडा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है जिसकी कैपिटल कंपाला है। ठीक है, युगांडा के इस 19th नाम समिट में हमारे डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को संभालते हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में। युगांडा नाम समिट के अलावा 3rd साउथ समिट एंड G77 मीटिंग को भी होस्ट करने वाला है। इन नाम का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो नॉन अलाइन मूवमेंट का कॉन्सेप्ट 1953 की एक स्पीच में श्री VK मेनन ने कहा था और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचशील एग्रीमेंट को एडॉप्ट करते हुए नाम को इनिशिएट किया गया। नाम का मतलब यह है कि जो भी कोल्ड वॉर का एरा है उस कोल्ड वॉर में हमें नहीं पढ़ना। एक ऐसी कंट्रीज का ग्रुप है जो कि डेवलपिंग कंट्री है, जिनको इकोनॉमिक क्राइसिस है, उनका एक संगठन है जिन्हें हमें अपने मुद्दों को समझते हुए, समझाते हुए अपने आप को ग्रोथ करना है। हमें अमेरिका और रशिया के कोल्ड वॉर में नहीं पड़ना, हम किसी के पक्ष में नहीं है। इस तरीके से नॉन अलाइन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, जिसमें 53 कंट्री अफ्रीका से, 40 कंट्री फ्रॉम एशिया, 26 फ्रॉम लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और यूरोप की बेलारूस भी शामिल है। ठीक है, पहली इनकी मीटिंग बेलग्रेड में हुई थी 1961 में और इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है नाम का। और 7th नंबर का जो नाम समिट है 1983 में न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं लिथियम एक्सप्लोरेशन, एन एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड अर्जेंटीना। इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है लिथियम को एक्सप्लोर करने के लिए। आप यहाँ पे एक ट्रायंगल देख रहे होंगे, इसको हम लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं, जो कि 3 कंट्रीज का एक ग्रुप है, बोलिविया, अर्जेंटीना एंड चिली। क्योंकि यहाँ इन 3 कंट्रीज में सबसे अधिक मात्रा में आप देखेंगे तो आपका लिथियम का रिजर्व एंड प्रोडक्शन होता है। तो इंडिया की एक स्टेट ओन्ड कंपनी है जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको कहते हैं काबिल। काबिल ने 2 बिलियन रुपीस में एक एग्रीमेंट साइन किया है अर्जेंटीना की कंपनी के साथ टू एक्सप्लोर लिथियम, और एक कॉन्ट्रैक्ट वर्चुअली साइन किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ प्रहलाद जोशी। ठीक है, इतनी चीजें, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं लिथियम के बारे में। अभी रिसेंटली इंडिया में भी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में आपने देखा होगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम रिजर्व हमको मिले थे, और आपका नागौर राजस्थान में भी हमको लिथियम रिजर्व देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी के द्वारा कहा गया है कि फारसी इज टू बी वन ऑफ द इंडियाज 9 क्लासिकल लैंग्वेज। तो हमारी अभी फिलहाल जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं 6 है। ठीक है, 6 क्लासिकल लैंग्वेज जो आपको शेड्यूल 8 में डिफाइन मिलती हैं, लेकिन 9वें नंबर की जो हम क्लासिकल लैंग्वेज की तरह इंक्लूड करेंगे अपने शेड्यूल में वो होगी पारसी। ऐसा हमको एस जयशंकर जी के द्वारा कहा गया है।
क्योंकि ऐसी कोई भी लैंग्वेज जिसका इतिहास 5000 साल तक पुराना है और कई सारे टेक्स्ट हमको मिलते हैं, ऐसी लैंग्वेज को हम क्लासिकल लैंग्वेज मानते हैं। बेसिकली पारसी लैंग्वेज का इस्तेमाल तजाकिस्तान, अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह भी किया जाता है। इसके अलावा कई सारे पर्शियन गल्फ कंट्री जैसे कि बहरीन, इराक, ओमान, ये सब लोग भी पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि मैंने बताया 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। 2004 में पहली क्लासिकल लैंग्वेज तमिल को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद उड़िया लास्ट 2014 में ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हमने की थी। फिर हम 7th नंबर की बनाएंगे पाली को, 8th नंबर की बनाएंगे प्राकृत को एंड 9th नंबर की बनाएंगे पर्शियन को। ऐसा हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर प्लान है। ठीक है, नाउ इंडिया ज्वाइन स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ये है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी जो कि ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 2019 में इसको तैयार किया गया था और 16 मेंबर कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये ऑब्जर्वेटरी वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, इसका नाम क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए फंडिंग किया है 1250 करोड़ रुपीस का। कितना फंड किया है? 1250 करोड़ रुपए की फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर की गई है। नाम से क्लियर है, स्क्वायर किलोमीटर एरे। इसका मतलब ये है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको बहुत सारे नंबर ऑफ एंटीनास देखने को मिलेंगे और ऐसे कई सारे एरेज आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी कहा है, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी बताया जा रहा है। नॉर्मल अगर ऑपरेशंस की बात करें, नॉर्मल एंटीनास से इसकी कैपेसिटी 60 टाइम्स ज्यादा है। नेक्स्ट है, एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हम एक आइलैंड कंट्री के बारे में बात करेंगे जो सेनेगल से कुछ दूरी पर मिलती है, जिसका नाम है कैबो वर्दे। तो कैबो वर्दे को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, मलेरिया फ्री कंट्री। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की 3rd नंबर की कंट्री है जिसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। इसके पहले मॉरिशियस एंड अल्जीरिया को भी WHO ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग के बारे में। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो 54th नंबर का एडिशन हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग। एनुअली होती है, दाओस में होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिनों तक ये मीटिंग चली, 5 डेज तक ये मीटिंग चली, जिसकी थीम क्या थी? रिबिल्डिंग ट्रस्ट। इस मीटिंग में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो चीफ है बॉर्ज ब्रेंडे, इन्होंने कहा कि इंडिया की जो GDP है, या इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ वाली कंट्री है, हैज डिस्क्राइब इंडिया एज द मेजर कंट्री विथ मोर देन 8% ऑफ GDP। यहाँ पर शामिल कौन कौन हुआ? तो इंडिया की तरफ से 3 यूनियन मिनिस्टर गए थे। कौन कौन? स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी। इसके अलावा कुछ स्टेट मिनिस्टर एंड कंपनीज के CEO भी गए थे, जैसे कि महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे साहब, तेलंगाना से रेवंत रेड्डी, कर्नाटका से CM सिद्धारमैया, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के भी कई सारे मिनिस्टर, हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास और कई सारे कंपनीज के CEO जैसे कि गौतम अडानी, संजीव बजाज, कुमार मंगलम, ये सभी लोग, संजय जिंदल, ये सभी लोग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे। मीटिंग शुरू होने से पहले, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग शुरू होने से एक दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग भी हुई थी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इन सभी कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग हो रही है, जिसमें 90 कंट्रीज के सिक्योरिटी एडवाइजर ने पार्टिसिपेट किया था दाओस में। मकसद क्या था? मुद्दा क्या था? तो यहाँ पे डिस्कशन रहा रशिया यूक्रेन का वॉर, इजराइल हमास का वॉर, डिस्कशन, मेन डिस्कशन टॉपिक। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज में जो इलेक्शंस के रिगार्डिंग क्राइसिस चल रहे हैं वो, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप फेक टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब मुद्दे यहाँ पर रहे। नाउ बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1971 में जेनेवा में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई सारी रिपोर्ट्स को रिलीज करता है, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ये सभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है ग्लोबल गुड अलायंस एंड जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी। ठीक है, दाओस में जो समिट हो रहा था, उसी समिट के दौरान इसे लॉन्च किया गया है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? डन इतनी चीजें। ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, जिसको सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बेसिकली ये जो इसमें ना B20 को भी लॉन्च किया गया था स्मृति ईरानी जी के द्वारा।
ठीक है, B20 को भी लॉन्च किया गया था। अब बेसिकली ये क्या है, तो ये अलायंस सारे जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, नॉलेज है, इन्वेस्टर्स है, बिजनेस लीडर्स हैं, उन सबको, चाहे वो अलग अलग फील्ड से जैसे कि एजुकेशन से, एंटरप्राइजेस से, ह्यूमन हेल्थ से, उन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाता है। तो ये है वो अलायंस बेसिकली, ठीक है। और इस अलायंस को अगर हम बात करें तो सपोर्ट कौन कर रहा है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसको सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है, इंडिया इलेक्टेड एज द फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ COFI सब कमिटी ऑन फिशरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि हमने यूनेस्को की कमिटी के बारे में बात किया, वैसे यहाँ पर एक और कमिटी है जो कि FAO की कमिटी है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक सब कमिटी है फिशरी मैनेजमेंट के लिए, और इस इंडिया को इसका वाइस चेयर बनाया गया है, ठीक है। मकसद क्या होगा, इंडिया का रोल क्या होगा, जो लीस्ट डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज हैं और उनको जो भी फिशरी सेक्टर में प्रॉब्लम आती है प्रॉपर मैनेज करना, और जो ये कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रोटेक्ट करना कि कोई इलीगल तरीके से फिशिंग ना करे, जैसे कि चाइना करता रहता है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रोटोकॉल एंड रूल्स बनाने का काम इस कमेटी का होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 57 ईयर्स इंडिया इसका वाइस चेयर बना है इस कमेटी का। क्लियर है इतनी चीजें, डन। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये जो पिंक कलर का एरिया दिख रहा है वो किसी भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। अगर हम कमेटी के बारे में बात करें तो कमेटी ऑन फिशरी 1965 में बनी थी, ठीक है। बेसिकली इसका मकसद क्या है, फिशरी मैनेजमेंट एंड गाइडलाइंस तैयार करना, ये इसका मकसद है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर में हम वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि FAO का फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। इनका काम होता है प्रिवेंट हंगर, गरीबी को खत्म करना। हेडक्वार्टर रोम इटली में आपको मिल जाएगा, और इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है FAO का। नेक्स्ट है, UAE अनवील ग्राउंड ब्रेकिंग इको मार्क ग्रीन एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। तो पहली कंट्री वर्ल्ड की बन गई है UAE, जो कि मीडियम माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस मतलब MSME के लिए एक नया एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क लेकर आई है, विच इज इको मार्क, ठीक है। इको मार्क बेसिकली इसका मकसद क्या है, ये एक ISO स्टैंडर्ड है। इसका मतलब है कि जो MSME सेक्टर्स हैं उनके बीच में भी एक कंपटीशन आए और वो भी इन गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए अपनी ग्रीन इकोनॉमी को बूस्ट करें। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन बेसिकली दिया जाएगा आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक कि कौन सा MSME ग्रीन इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट है गेल। गेल ने अबू धाबी की एक कंपनी के साथ 10 ईयर का एग्रीमेंट साइन किया है, LNG डील है। तो गेल जो कि इंडिया की वन ऑफ द टॉप गैस फर्म है, उसने अपने LNG पोर्टफोलियो को बूस्ट करने के लिए UAE की एक कंपनी है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इनके साथ 10 ईयर का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो यहाँ पर 2026 से गेल प्रक्योर करेगा 0.5 मिलियन टन ऑफ LNG 10 सालों के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। डन इतनी चीजें। अगर गेल के हम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर देखें तो संदीप कुमार गुप्ता जी आपको मिलेंगे, ओके है। अब बात कर लेते हैं साहिल रीजन के बारे में। ये जो पिंक ऑरेंज कलर का एरिया है ये साहिल रीजन कहलाता है। इसमें आपको कई सारी कंट्रीज देखने को मिलेंगी। हमें 3 कंट्रीज से मतलब है, कौन कौन सा, एक नाइजर है, माली है एंड बुर्किना फेसो है। नाइजर, माली और बुर्किना फेसो, इन लोगों ने ECOWAS ब्लॉक से एग्जिट कर लिया है। क्या है ये ब्लॉक भाई, तो देखिएगा, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट इस ब्लॉक का नाम है। इस ब्लॉक से एग्जिट ले लिया है बुर्किना फेसो, माली और नाइजर ने। हालांकि इन लोगों पे ऑलरेडी सैंक्शन थे, ऑलरेडी सस्पेंडेड थे, अब फाइनली इन्होंने एग्जिट ले लिया है। इस ग्रुप का फॉर्मेशन 28 मई 1975 को हुआ था। मकसद क्या है, ये 15 कंट्रीज का एक ग्रुप है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की 15 कंट्रीज है। इन 15 कंट्रीज के बीच में ट्रेड बैरियर को रिमूव करना, इन कंट्रीज के लोगों की लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना, इकोनॉमी बूस्ट करना, ये ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर 3 कंट्रीज ने रिसेंटली एग्जिट ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, रशिया एज्यूम ब्रिक्स 2024 चेयरमैनशिप। अब 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स की चेयरमैनशिप आ चुकी है, किसके पास, रशिया के पास। मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स बेसिकली 5 कंट्रीज का एक ग्रुप अभी तक तो था, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो रोटेशन बेसिस पे ये प्रेसिडेंसी मूव होती है। जैसे अगर 2024 में रशिया के पास है तो नेक्स्ट ईयर इंडिया के पास आ जाएगी, उसके नेक्स्ट ईयर चाइना के पास आ जाएगी। इस तरीके से रोटेशन बेसिस पे ये प्रेसिडेंसी चलती है।
और 16 ब्रिक्स समिट रशिया के कजान में होगी अक्टूबर 2024 को। थीम या मोटो क्या है? मोटो है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ये मोटो है। ठीक है, नाउ ब्रिक्स में अब 10 कंट्रीज हो चुकी हैं और 5 कंट्रीज ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, जो कि इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 15 नंबर का ब्रिक्स समिट कहां हुआ था? तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। 2 साइक्लोन इस साल हिट हुए थे। पहला है एल्बेरो साइक्लोन ने हिट किया था मेडागास्कर ने, और अगला साइक्लोन है हैंक ने हिट किया था ब्रिटेन में। ठीक है, नेक्स्ट इजराइल ने अनाउंसमेंट किया है कि वो लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करेगा, मतलब जो सॉल्टी वाटर है उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करेगा, जिससे पानी की रिक्वायरमेंट लक्षद्वीप में कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 में डेनमार्क और इंडिया ने रिवील किया है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। ठीक है, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया डेनमार्क और इंडिया का इनिशिएटिव है। अब आईआईटी मद्रास अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद श्रीलंका के कैंडी में अपना नया कैंपस को सेटअप करने जा रहा है। ओके, डेनमार्क के किंग है फेडरिक 10। क्वीन मैग्रेथ 2 ने अपनी गद्दी छोड़ दी है और उसके बाद इनके ही बेटे अगले राजा बन गए हैं डेनमार्क के, जिनका नाम है किंग फेडरिक 10। नेक्स्ट पर्सन है विलियम लेई, जो कि ताइवान के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ये है ताइवान के नए प्रेसिडेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये शॉर्ट न्यूज है। नेक्स्ट बात करते हैं गुटेनमाला। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका जो कि कैरेबियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में है। ये आपको सेंट्रल अमेरिका की कंट्री दिख रही है विच इज गुटेनमाला, और इसके ही नए प्रेसिडेंट बन गए हैं एरेबेलो। ठीक है, नेक्स्ट है टर्की ने अप्रूवल दे दिया है एंड स्वीडन नाउ नेटो का मेंबर होगा। 31 नंबर का मेंबर नेटो का फिनलैंड था और 32 नंबर का नेटो का मेंबर बन जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट है इंडिया ने 40,000 लीटर ऑफ मेलाथियोन पेस्टिसाइड को अफगानिस्तान भेजा है चाबाहार पोर्ट से, जिससे लोकस्ट थ्रेट को रिड्यूस किया जा सके और अपनी फसलों को, अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जा सके टिड्डी का हमला। ठीक है, नेक्स्ट है साउथ कोरिया की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है और यहां पर बैन कर दिया गया है सेल ऑफ डॉग मीट के सेल पे रोक लगा दी है साउथ कोरिया ने। फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने डिसाइड किया है कि इंडिया का एक डेलीगेशन अफ्रीका कंट्री जाम्बिया जाएगा और वहां पे माइनिंग का क्या स्कोप है, क्या पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर करेगा। नेक्स्ट है कॉमरोस के प्रेसिडेंट बन गए हैं अजाली ओसोमनी कॉमरोस के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक और कंट्री है विच इज कैमरून, और कैमरून वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है जिसने मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर द चिल्ड्रन। और ये लोग अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव में जिस वैक्सीन को यूटिलाइज करेंगे उस वैक्सीन का नाम है मॉस्क्यूरिक्स। ठीक है, तो ये कैमरून आपको याद रखना है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हमारी इंटरनेशनल न्यूज थी, हमने शॉर्ट में डिस्कस की जिससे आपको सारा रिवीजन हो जाए। आइए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस को देखने के बाद हम यहाँ पे अपने क्लास को खत्म करते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने प्रसादम स्ट्रीट को कहां पे लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा उज्जैन मध्य प्रदेश में। विच टाइगर रिजर्व हैज गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? तो पहला डार्क स्काई पार्क कहां? पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। नेक्स्ट है इन विच इंडियन स्टेट हैज अतपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व बीन क्रिएटेड? तो महाराष्ट्र में इसको तैयार किया जाएगा, सांगली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हु हैज बीन इलेक्टेड फॉर द सेकंड टर्म एज अ भूटान प्राइम मिनिस्टर इन द रिसेंट इलेक्शन? सो आंसर इज शेरिंग तोबगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Recently, which protected area was making news as an endangered hog deer was spotted here for the first time? तो hog deer को पहली बार राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्पॉट किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है लखपति बाईदेव प्रोग्राम रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? हमने देखा था हेमंत विश्व शर्मा, मतलब आसाम के मुख्यमंत्री ने किया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कदियाल साड़ी। कल मैंने जब आपको नेशनल न्यूज कवर की थी वहां पे लास्ट में सारे जीआई टैग भी पढ़ाए थे आपको, तो कदियाल साड़ी को जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है और ये वेस्ट बंगाल से है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म कहां पर स्टार्ट होगा? तो द्वारिकाधीश गुजरात में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर एक कच्चाई खारिक या डेट्स जिन्हें जीआई सर्टिफिकेशन मिला है, ये कच्छ से बिलोंग करती है, गुजरात के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नाटक गवर्नमेंट ने
अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो आंसर है युवा निधि स्कीम को लॉन्च किया गया है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। चांदोबी फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? किस स्टेट में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। तो इस तरीके से आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इंटरनेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज और फेस्टिवल्स को कवर किया। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम रिपोर्ट, इंडेक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। इस तरीके से आपका जनवरी कंपाइलेशन कंप्लीट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।